जी बच्चे, आवाज आ रही है आप सबको? जी सर। तो अच्छा बेटा, मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि अकाउंटिंग का जो प्राइमरी और फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है ना, अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपने अकाउंटिंग में क्या पढ़ा और आप अकाउंटिंग क्यों पढ़ते हैं, आपके कारोबार के लिए अकाउंटिंग क्यों जरूरी है, तो बेसिकली अकाउंटिंग अगर हम जवाब देना चाहें ना, तो बहुत सारे जवाब है, लेकिन एक टेक्निकल इसका जवाब ये है कि टू प्रिपेयर अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के तरीकाकार को अकाउंटिंग कहते हैं, और यही अकाउंटिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए मैं यहाँ पर अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी आपके लिए लिख देता हूँ। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक process of recording, classifying and summarizing the recording, classifying, summarizing and interpret the financial data only. बेटा, ये मैंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखी है, जरा देखिएगा इसे गौर से कि अकाउंटिंग इज एन सिस्टमैटिक प्रोसेस। इस सिस्टमैटिक प्रोसेस का मतलब बताता हूँ आपको। फिर है रिकॉर्डिंग, फिर है क्लासिफाइंग, फिर है समराइजिंग, फिर है इंटरप्रेट द फाइनेंशियल डाटा ओनली। यानी कि हमने सिर्फ इस बात का इतना सा मतलब है कि हमने नॉन फाइनेंशियल डाटा, यानी कि जिसका पैसे से कोई ताल्लुक नहीं होगा, हम उस अकाउंटिंग में उसको कंसिडर नहीं कर सकते कि ये क्या है और वो क्या है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर अब एक सिस्टमैटिक का मतलब हमें समझना है। ये लिखा हुआ है सिस्टमैटिक प्रोसेस। तो सिस्टमैटिक प्रोसेस का मतलब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। सिस्टमैटिक का मतलब होता है अकाउंटिंग साइकिल। इसका मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग साइकिल। कि ये जो चीज एक सर्कल के अंदर घूमती रह जाए, जो इसका एक ही सेंट्रल पॉइंट हो, जहां से शुरू हो वहीं पर खत्म हो जाए। ठीक है। तो हम उसे कहते हैं कि ये क्या है जी? सिस्टमैटिक प्रोसेस। तो सिस्टमैटिक प्रोसेस के अंदर याद रखिएगा, जो पहला स्टेप है जिसे हम कहते हैं रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग करने का मतलब क्या है ये हम डिस्कस करते हैं, लेकिन रिकॉर्ड करना, यहां से वर्ड याद रखिएगा। रिकॉर्डिंग करना किसकी? रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्डिंग करना किसकी? ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करना। पॉइंट समझ आ गया? अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज एन सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। सिस्टमैटिक का मतलब ये क्या है भाई साहब? एक साइकिल के तौर पे चलने वाला, कि जो जिसका पहला स्टेप है, जैसे ही लास्ट स्टेप होगा, लास्ट स्टेप से दोबारा वो वन स्टेप से दोबारा कंटिन्यू कर देगा। और इस सिस्टमैटिक प्रोसेस का जो पहला स्टेप है वो है रिकॉर्डिंग, दूसरा है क्लासिफाइंग, तीसरा है समराइजिंग। तीन स्टेप हैं, लेकिन इस समराइजिंग के अंदर बहुत सारे जो स्टेप हैं वो कंपोनेंट जो हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है। तो पहला स्टेप है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग किसकी करना जी? रिकॉर्डिंग करना ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करना। ठीक है। अब सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक प्रोसेस का मतलब यह है कि जिस तरह से ट्रांजैक्शन को मैं रिकॉर्ड करूंगा, उसी तरह से ट्रांजैक्शन को जो है वो अजीम रिकॉर्ड करेगा, उसी तरह से अलीम रिकॉर्ड करेगा। पॉइंट समझ आ रहा है ना? ऐसा ना हो कि एक ही ट्रांजैक्शन हो, एक ही कंपनीज के अंदर तीन अगर अकाउंटेंट बैठे हुए हैं, तो वो जो तीन लोग हैं वो एक ही ट्रांजैक्शन को ऐसा ना हो कि तीन तरीकों से रिकॉर्ड कर रहे हो। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि हम एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस बनाएंगे। सिस्टमैटिक प्रोसेस का मतलब इसीलिए यही कहा जाता है कि तरतीब के साथ, उसी तरीके के साथ, उसी वे में उसे वो रिकॉर्ड करेगा। ट्रांजैक्शन को, ट्रांजैक्शन आपको समझ आ चुका हुआ है कि ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन का मतलब है एनी डीलिंग बिटवीन टू पर्सन। ठीक है जी। तो अब हमने इस अकाउंटिंग के अंदर जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, कि हमने ये ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग के अंदर कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, इसके लिए हमने कुछ प्रिंसिपल्स बना लिए कि मैं हूं या अजीम हो या अलीम हो, कोई भी पर्सन हो, हमें ट्रांजैक्शन को क्या करना आना चाहिए? हमें ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना आना चाहिए कि जिस तरह से ट्रांजैक्शंस को
मैं एनालाइज कर रहा हूँ, जो अंडरस्टैंड कर रहा हूँ वही आप लोग अंडरस्टैंड करो। तब जाकर क्या होगा कि हमारी जो रिकॉर्डिंग होगी वो एक जैसी होगी। जब हमारी रिकॉर्डिंग एक जैसी होगी तो हमारी क्लासिफिकेशन एक जैसी होगी। जब क्लासिफिकेशन एक जैसी होगी, हमारी चीजों को हमें समराइज एक जैसा किया होगा। जब समराइज एक जैसा किया होगा तब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी एक जैसी ही बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस को डिफाइन कर रहा होता है, रूल्स को डिसाइड कर रहा होता है। तो जी आज हमारा जो भी हमने पढ़ा है उस एक वर्ड के ऊपर आपको लेकर आने के लिए मैंने सब कुछ पढ़ाया, वो है ट्रांजैक्शन एनालिसिस। अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना सीखेंगे कि एक ट्रांजैक्शन को एनालाइज कैसे किया जा सकता है। तो ये मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बनाए हैं कि ट्रांजैक्शन को एनालाइज करते हुए हमें क्या क्या समझना है और क्या क्या पढ़ना है। ट्रांजैक्शन के अंदर तो सबसे पहले याद रखिएगा कि हर एक ट्रांजैक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर क्या बताया, क्या क्या है, बिटवीन, ये आपको नजर आ रहा है, 2 पर्सन, यानी कि ट्रांजैक्शन कितने लोगों के दरमियान होती है, 2 लोगों पे। फिर ये मैंने क्या लिखा, ड्यूल इफेक्ट। ड्यूल इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि याद रखिएगा, हर एक पर्सन के लिए, हर एक पर्सन के लिए एक ट्रांजैक्शन के अंदर कितने इफेक्ट पाए जाने चाहिए, 2 इफेक्ट। अब ये इफेक्ट होते क्या, हम आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अब याद आया कितने पर्सन होते हैं इसके अंदर, ट्रांजैक्शन के अंदर 2। तो हर एक पर्सन के लिए कितने इफेक्ट है, 2 इफेक्ट हैं। ठीक है जी। मैंने आगे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख दी कि ईच ट्रांजैक्शन हैज ड्यूल इफेक्ट फॉर ईच पर्सन इन रिलेशन टू अकाउंटिंग एलिमेंट। अकाउंटिंग एलिमेंट क्या होते हैं ये हम बाद में समझते हैं। ठीक है, फिर अकाउंटिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग एलिमेंट्स 5 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, फिर इनको भी देख, अभी इन डिटेल हम इसे नीचे डिस्कस करेंगे। पहला हमने आइडेंटिफाई करना ड्यूल इफेक्ट। अब ड्यूल इफेक्ट हमने किसके लिए फाइंड आउट करना, भाई आप जिसके लिए काम कर रहे हो आपने उसके लिए 2 इफेक्ट फाइंड आउट करने हैं। ठीक हो गया। आप अगर एक कस्टमर के तौर पे जा रहे हो, आप कस्टमर के तौर पर अपनी चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आप उसे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी अकाउंटिंग में लिखोगे। अगर आप किसी एशिया घी के अकाउंटेंट हैं तो एशिया घी के पर्सपेक्टिव से आप जो ट्रांजैक्शन को एनालाइज करते हुए ड्यूल इफेक्ट, 2 इफेक्ट ढूंढोगे, वो एशिया घी के ऊपर कौन से 2 इफेक्ट आए वो ढूंढेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये याद रखना है, जब हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं ये 4 चीजें पढ़ाने के बाद आपके क्वेश्चंस लेता हूँ। ट्रांजैक्शन एनालिसिस में सबसे पहले तो आपने हर ट्रांजैक्शन के ऊपर ड्यूल इफेक्ट करना है। फिर ड्यूल इफेक्ट किसके रिलेशन में फाइंड आउट करना है, अकाउंटिंग एलिमेंट्स के रिलेशन में। फिर आपने ये देखना है कि उस अकाउंटिंग एलिमेंट को जो आपने ड्यूल इफेक्ट के अंदर फाइंड आउट किया है, क्या किया हुआ है आपने, इन रिलेशन टू ड्यूल इफेक्ट आया, ड्यूल इफेक्ट इन रिलेशन टू अकाउंटिंग एलिमेंट फाइंड आउट करना है। अकाउंटिंग एलिमेंट क्या होता है हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ तीसरी चीज आपने क्या करनी है, अकाउंट एलिमेंट का नाम देखना है। 5 एलिमेंट है ना, उस 5 एलिमेंट के अंदर भी डिफरेंट नेम होंगे, हम उससे कहते होते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में अकाउंट टाइटल। क्या कहते होते हैं बेटा जी, अकाउंट टाइटल। मैं वर्ड यूज करूं या एलिमेंट नेम या यूज करूं, एक ही बात है। चौथी चीज क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज फाइंड आउट करना। क्या करना, इंक्रीज और डिक्रीज। अब जरा सुनिएगा, एक ट्रांजैक्शन हम नीचे लिखते हैं, फिर उस ट्रांजैक्शन में से हम उसे उसमें से चीजें आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अकाउंटिंग एलिमेंट समझ आ जाएंगे। तो ये आप 4 चीजों में जो अभी तक कंफ्यूजन होगी ये भी अभी मैं दूर कर देता हूँ। यहाँ पर एक बात जानने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि ये ड्यूल इफेक्ट का मतलब क्या, और एक ट्रांजैक्शन के अंदर ड्यूल इफेक्ट आया क्यों। बहुत सिंपल सा प्रिसाइज सा जवाब दे देता हूँ। अगर याद रखिएगा, अगर आप कोई कारोबार या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपके कारोबार में आपका जो लेन देन है, आपकी जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो सिर्फ कैश के ऊपर हो रही हैं, यानी कि ना आप उधार देते हैं ना आप उधार लेते हैं, ना आप एडवांस देते हैं ना आप एडवांस लेते हैं। उधार की ये 4 किस्में होती हैं अकाउंटिंग के अंदर, उधार देना, उधार लेना, एडवांस देना, एडवांस लेना। ठीक है जी, ये 4 जो उधार की किस्में है ना, बाद में फाइनल के अंदर ये सिर्फ जो 4 नाम लिए हैं ना मैंने उधार वाले, ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो मेन अकाउंटिंग का कंटेंट है ना वो इन 4 ट्रांजैक्शन के अंदर ही में से ही होगा। ठीक है जी। अच्छा,
ड्यूल इफेक्ट आया क्यों? अच्छा, अगर आपका बिजनेस सिर्फ कैश के ऊपर है ना, तो बेटा याद रखिएगा आपको अकाउंटिंग की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। रिलैक्स हो जाएं। अगर आपका बिजनेस, ये मैंने आपको जो 4 नाम लिए हैं, अगर इन पे नहीं करता, उधार ना देता है, ना लेता है, ना एडवांस लेता है, ना एडवांस देता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको अकाउंटिंग की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सिंगल सिंगल बुक कीपिंग रिकॉर्ड रख लें, प्लस माइनस करते रहें। ठीक हो गया? आपको किसी किस्म की अकाउंटिंग की जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग के अंदर ये ड्यूल इफेक्ट आया कब और अकाउंटिंग आई कब? वो अकाउंटिंग आई उस वक्त जब आपको ये देखना पड़ा कि उधार वाली अकाउंटिंग आ गई। कौन सी वाली? उधार की। जब ट्रांजैक्शन कारोबार उधार पर होना शुरू हो गया, कि उधार ले भी रहे थे, उधार दे भी रहे थे, एडवांस ले भी रहे थे, एडवांस दे भी रहे थे, पार्शियल पेमेंट कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। ठीक है? बैड डेट्स बन गए, पैसे लेने थे नहीं दिए, उसको कैसे रिकॉर्ड करें? तो अकाउंटिंग उस वक्त कॉम्प्लिकेट हो गई और उस वक्त इंट्रोड्यूस करवाया गया ड्यूल इफेक्ट के। हर ट्रांजैक्शन का 2 इफेक्ट होंगे, 2 इफेक्ट के अंदर उसको कहते हैं ड्यूल इफेक्ट के अंदर उसे कहते हैं अकाउंटिंग अप्रोचेस। क्या कहते हैं बेटा जी? ये लिखा हुआ है मैंने, अकाउंटिंग अप्रोचेस। कि ड्यूल इफेक्ट किन वजूहात की वजह से आता है? वो आता है यहाँ के चीज आपने कैश पर खरीदी या उधार पर। अप्रूवल का मतलब उधार। इससे अच्छा ऑन अप्रूवल भी कहते हैं, ऑन क्रेडिट भी कहते हैं, इसी को ऑन अकाउंट भी कहते हैं। अगर मैं कभी ये 3 वर्ड में से एक यूज करूं तो इसका एक ही मतलब है। इन सब का मतलब है उधार। ऑन अक्रूवल, ऑन क्रेडिट, ऑन अकाउंट, इसका मतलब है उधार और इसका मतलब है कैश। अब जरा गौर से सुनिएगा, ड्यूल इफेक्ट का क्या मतलब है? हर चीज के 2 इफेक्ट हैं, एक कंपनी या एक पर्सन के लिए। ठीक है जी, ये हो गया। अब आ जाते हैं अकाउंटिंग एलिमेंट्स की तरफ। अकाउंटिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? मैं ये 5 नाम लिखे हुए हैं। नंबर 1 एसेट, नंबर 2 लाइबिलिटी, नंबर 3 इज इक्विटी, नंबर 4 इज रेवेन्यू, नंबर 5 इज एन एक्सपेंस। आपको क्या करना है किसी एक ट्रांजैक्शन में, चले मैं यहाँ पर ना एक ट्रांजैक्शन की एग्जांपल लिख लेते हैं। हम यहाँ पर हम लिखते हैं मिस्टर जैन परचेज्ड अ कार रुपीज 1000। अब ये ना कहना कि कौन सी कार 1000 की आती है, बस एग्जांपल ही दे रहे हैं। कार 1000 रुपीज कैश। अब ये स्टेटमेंट, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है ना, ये स्टेटमेंट कहलाती है अकाउंटिंग की लैंग्वेज के अंदर ट्रांजैक्शन। क्लियर होगी ये बात? मिस्टर जैन परचेज अ कार रुपीज 10,000। चलें जी, मैं आपको जैन का बिजनेस भी बता देता हूँ। जैन का बिजनेस है जैन रेंट ए कार। जैन का रेंट ए कार का बिजनेस है, तो इसका मतलब है कि ये इसने जो गाड़ी खरीदी है, ये इसने गाड़ी अपने कारोबार के लिए खरीदी है, अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए नहीं खरीदी। वो बिजनेस की अब पहली डेफिनेशन जो याद रखो कि बिजनेस इज एन सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ऑनर। ठीक है जी, ये क्या कहलाती है? ये स्टेटमेंट कहलाती है ट्रांजैक्शन। अब इस स्टेटमेंट में हमने ये देखना है, और हम रिकॉर्डिंग किसके लिए कर रहे हैं? जैन रेंट ए कार के लिए। किसके लिए? जैन रेंट ए कार के लिए। तो अगर हम ये देखें कि जैन रेंट ए कार ने, जैन ने क्या किया? जैन ने परचेज की है कार। क्या की है? परचेज की है कार। तो यानी कि कंपनी के, जैन के पास क्या आई चीज? कार आ गई। एक इफेक्ट फाइंड आउट हो गया ना, ड्यूल इफेक्ट है। फिर दूसरा आपने ये बताना है ड्यूल इफेक्ट के अंदर, अच्छा कि भाई साहब ये जैन ने जो गाड़ी खरीदी है वो ऑन कैश पर खरीदी है या ऑन अकाउंट या ऑन अप्रूवल पे खरीदी है? जी जैन साहब ने वो कैसे खरीदी है? कैश के ऊपर खरीदी है। अगर इसी कैश को मैं अगर यहाँ से काट के लिख दूं ना ऑन अकाउंट, इसका मतलब है उसने उधार पे खरीदी है। तो उसने अभी फिलहाल मैं आपको भी कैश ही पढ़ाऊंगा। तो उसने कैसे खरीदी? दूसरा इफेक्ट है कैश। यानी कि जैन के पास कार आ गई, कैश चला गया। अब गाड़ी उसने, जैन ने खरीदी कहाँ से? टोयोटा वालों से खरीदी, तो टोयोटा वालों के पास ये कैश आ गया और कार चली गई। अब समझ आ गया कि हर एक पर्सन के लिए एक ट्रांजैक्शन में ड्यूल इफेक्ट है। ड्यूल इफेक्ट आया क्यों? डिफरेंट अकाउंटिंग अप्रोचेस होने की वजह से अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग कॉम्प्लिकेट होती गई और उसके लिए वो आ गया। अब क्लियर होगी ये बात?
अच्छा चलें, इसके साथ साथ एक क्लियर करता जाऊं, इस ट्रांजैक्शन के अंदर से आपने ये बता दिया कि जैन ने क्या खरीदा, कार खरीदी, ये आपने नाम लिख दिया कार। ये कार का मतलब ये किसका नाम है, ये अकाउंट टाइटल लिख दिया आपने, एलिमेंट का नाम लिख दिया, ठीक है। ये कैश लिख दिया, ये भी क्या लिख दिया आपने, अकाउंट टाइटल लिख दिया, एलिमेंट का नाम लिख दिया। अब ये एलिमेंट क्या होते हैं मैं आपको अभी समझाता हूँ। जैसे एलिमेंट खत्म करूंगा फिर मैं आपके क्वेश्चन आंसर लूंगा, और तब तक आगे नहीं चलूंगा जब तक कि आपको ये चार चीजें क्लियरली समझ नहीं आ जाती। बेटा याद रखिएगा, अब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है किसी भी बिजनेस के लिए कि किसी चीज को हमने एक सिस्टमेटिक प्रोसेस बनाना है कि जिस तरह से अलीम और अजीम और मैं या जैन या कोई भी बच्चा और उस चीज को उसी तरह से कंसिडर करे जिस तरह से बाकी कर रहे हैं, ठीक है। तो एसेट होता है पहला वर्ड, एसेट का मतलब होता है असासा जात। अब मैं उर्दू यहाँ पे नहीं लिख सकता वरना मैं लिख के देता आपको। एसेट का मतलब होता है असासा जात। एसेट को अगर मैं एक वर्ड के अंदर डिस्क्राइब करूं तो उसे कहते हैं रिसोर्सेज। क्या कहते हैं, रिसोर्सेज, कि आपके कौन से रिसोर्सेज हैं, ठीक है। फ्यूचर का जारी मतलब वर्ड ये है कि कारोबार हमेशा हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके कर रहे होते हैं, और हम करंट के ऊपर तो हमारे पास वो चीज मौजूद होती है ना, हम कारोबार को आगे फर्दर लेकर जाने के लिए एसेट इनहेंस कर रहे होते हैं, तो इसीलिए मैंने फ्यूचर का वर्ड यूज किया हुआ है। फ्यूचर रिसोर्सेज, फ्यूचर रिसोर्सेज का मतलब है असासा जात। अब याद करिएगा कोई भी एक बिजनेस है, जैसे मैंने यहाँ पर बेटा एग्जांपल दे दी रेंट ए कार, तो रेंट ए कार के लिए मेरे पास जो मेरी शॉप है वो मेरे लिए क्या है, मेरा असासा है कि नहीं है, ऐसा है ना। मेरे पास जितनी भी कार हैं वो मेरा असासा है कि नहीं है। पॉइंट समझ आया कि नहीं आया, इसे कहते हैं रिसोर्सेज। अच्छा, इस रिसोर्सेज के अंदर चलें आपके लिए और आसान कर देता हूँ, इसे ऐसे करके हम यहाँ पर इसे, एक मिनट पहले ना हम इसे पॉइंट दे देता हूँ मैं, चलें ये देखें। अब कैसे डिटरमिन करेंगे कि जो हम काम कर रहे हैं कि ये चीज एसेट है या एसेट नहीं है, ये ट्रांजैक्शन के अंदर से हमने आइडेंटिफाई करना है। जैसा कि हमने यहाँ पर अकाउंट टाइटल लिख दिया, एलिमेंट का नाम लिख दिया कार। अब हमने ये देखना है कि ये कार एसेट है, लाइबिलिटी है, इक्विटी है, रेवेन्यू है या एक्सपेंस है, ठीक है। पॉइंट समझ आ गया ना। हमने तो डायरेक्ट यहाँ से देखकर नाम लिख दिया कि कार इंक्रीज हुई है, यहाँ पर कार आई है उसके पास, जैन रेंट कार के बिजनेस के पास, तो ये एसेट है, लायबिलिटी है, इक्विटी है, रेवेन्यू है या एक्सपेंस है। तो आपने इसको किस तरह से जज करना है, अगर कोई उस कारोबार के लिए इनकम जनरेटिंग सोर्स है वो, तो इसका मतलब ये है कि, सॉरी बेटा, अगर वो इनकम जनरेटिंग सोर्स है तो इसका मतलब ये है कि वो एसेट है। सॉरी कोई बच्चा पूछना चाह रहा है, जी गजम्फर। हेलो जी गजम्फर। गलती से हाथ लग गया, सॉरी। ओके, मैं क्या कोई क्वेश्चन, नंबर वन, हर वो चीज एसेट कहलाएगी, सॉरी। जी जी, हर वो चीज एसेट कहलाएगी, हर वो चीज रिसोर्स कहलाएगी जो आपके लिए, आपके कारोबार के लिए, मैं बार बार कहता हूं आपके कारोबार के लिए, मैं आपके लिए नहीं कहता, आपने अपने आप को सेपरेट रखना, जो आपके कारोबार के लिए इनकम जनरेट करे, जो आपके बिजनेस के लिए स्ट्रेंथ हो, आपके बिजनेस की स्ट्रेंथ हो। उसके अलावा याद रखिएगा कि जो आपके बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करे। तीन करेक्टरिस्टिक्स जिसके अंदर ये पाती होंगी, इनकम जनरेट हो, आपके बिजनेस के लिए स्ट्रेंथ हो जिससे आपका बिजनेस, आपकी बिजनेस की वर्थ बढ़े, वैल्यू बढ़े, ठीक है। जो आपको यानी कि स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसी मशीनरी खरीद कर ले आए हैं जिससे आपकी वर्कर की लेबर कम हो गई है, आपकी टाइम एफिशिएंसी बढ़ गई है, लेकिन उसके अलावा आपको ये फायदा नहीं हुआ कि आपके प्रोडक्ट बढ़ गए, आप उससे
पहले 8 घंटे काम लेना चाहते थे, अब 6 घंटे काम लेना चाहते हैं, लेकिन 8 घंटों वाला काम 6 घंटों में हो रहा है। दैट इज ऑल्सो है ना स्ट्रेंथ। हर वो चीज जो आपके बिजनेस के लिए स्ट्रेंथ बने या आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट, जिसके अंदर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा जी होंगी, वो क्या कहलाएगा कि ये एसेट है। तो इनमें से अगर आपको ये पहली याद रह गई ना, यही बहुत है कि ये भाई साहब सिंपल इनकम जनरेटिंग होगी। जो इनकम जनरेटिंग होगी वो स्ट्रेंथन तो जाहिर बात है कर रही है ना बिजनेस को, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ठीक है जी यहाँ तक। अब आ गया आगे ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि किसी कारोबार के ऊपर कोई जिम्मेदारियां या कोई वाजबात, ऐसा सिंपल से हम इसे लिखें। अगर हमने किसी के पैसे देने हो तो हम उसे कहते हैं कि यार मैं इस बंदे का पेएबल हूँ। वाजबात, अदायगी करना, कर्ज देना, मकरूज होना, ये किस चीज को डिक्लेयर कर रहा है? लाइबिलिटी को। मैं सम टाइम, जैसे मैं कल को ये कहूँ कि मैं आपकी एक क्लास अगर मैंने जो छोड़ दी, मेरे ऊपर अब वो एक लाइबिलिटी है कि मैं आपकी वो क्लास को क्या करूंगा, मैं उस अपने ऑब्लिगेशन, अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन द फ्यूचर जाकर फुलफिल करूंगा। यानी कि पेएबल, अब मेरे ऊपर एक कर्ज है। पेएबल का मतलब कर्ज। जब भी कहीं पर वर्ड पेएबल आता है, कारोबार कहता है कि मैं पेएबल हूं, पेएबल का मतलब है कि कारोबार ने अदायगी करनी है, कारोबार ने कर्ज देना है, कारोबार मकरूज हो गया है। तो लाइबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब जिम्मेदारी, जिम्मेदारी का मतलब जब आपने कोई कर्ज मकरूज हुए हो, वाजिबात की अदायगी करनी हो, तब कारोबार अपने आप को क्या कहता है कि ये मेरे ऊपर क्या है? लाइबिलिटी है। तीसरी बात, इक्विटी। इक्विटी का मतलब वैसे तो रेजिडुअल क्लेम होता है, मैंने सिंपल आपको समझाने के लिए क्लेम लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये इक्विटी, मैं और इजी कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑनर। एक्सक्यूज मी सर, ये जी बेटा। सर जो लाइबिलिटी को हम डिस्कस कर रहे थे, जी इससे पहले एसेट को जब हमने डिस्कस किया है, उसमें एनीथिंग विच इज जनरेटिंग द इनकम इज एन एसेट, बट लाइबिलिटीज इन टर्म्स, जो चीज, अगर आपने गाड़ी की मिसाल दी है, रेंटे कार में आपने एक गाड़ी आपके पास है और वो आए दिन खराब रहती है और उसको इनकम से ज्यादा आप उसके ऊपर एक्सपेंड कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो बिकम ए लाइबिलिटी ऑन रेंट ए कार। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सर, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं अच्छा सर, होता। आ, याद अच्छा रखिएगा, मैंने आपसे अभी बात बताई, मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया कैटेगोरिकली कि अकाउंटिंग इज नॉट एन डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग का काम सिर्फ रिकॉर्डिंग कर देना है। मेरी गाड़ी, मैंने अभी ये 1,000 रुपए की गाड़ी खरीदी, और गाड़ी मैं खरीद कर अभी लेकर राइट आया ही हूँ। जैसे ही मैं गाड़ी लेकर आया, इस 1,000 की गाड़ी के ऊपर 5,000 रुपया लग गया। अब वो 5,000 रुपया जो इस गाड़ी के ऊपर लगा है वो मेरे लिए एक्सपेंस है, लेकिन जो गाड़ी इटसेल्फ जो है वो मेरा एसेट है, क्योंकि मैं उसे इनकम जनरेट करने के लिए लेकर आया हूँ। मेरे कारोबार का बिजनेस ही ओके सर, रेंटिंग का है। अंडरस्टूड अंडरस्टूड, ठीक है, राइट इसको मैं सर, राइट सर। बड़े क्लियरली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इस पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर याद रखिएगा, इक्विटी का मतलब होता है ऑनर्स क्लेम। क्या मतलब होता है? इक्विटी का मतलब होता है ऑनर्स क्लेम। अब जरा गौर से सुनिएगा, मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दी थी कि पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, फिर आपकी कंपनी आ जाती है, और आप ऐसा क्यों करते हैं? तो एक बच्ची ने जवाब दिया, बाकी दो बच्चों ने जवाब दिया, तो उन्होंने मुझे एक ही जवाब दिया कि सर जब हमारे पास रिसोर्सेज खत्म हो जाएं, जब सर हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना हो, सर जब हमें किसी की एक्सपर्टीज चाहिए हो, ब्ला 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 करके। इसका मतलब ये है कि भाई साहब मैं आपके कारोबार में हिस्सेदार बन रहा था। मैं क्यों बन रहा था हिस्सेदार? कल के आपको बिजनेस के ऊपर आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो मैं क्या करूंगा? मैं आपके बिजनेस से प्रॉफिट क्लेम करूंगा कि नहीं करूंगा? करूंगा ना। जो पैसा कारोबार के अंदर मैंने लगाया, मैंने कारोबार के अंदर पैसा लगाया क्यों? इसलिए क्योंकि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जाकर मुझे, मैंने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है, मैंने जो इन्वेस्टमेंट दी है, मैंने जो फंड दिया है, उसके ऊपर आप मुझे क्या कर दो? क्लेम दे दो। अच्छा, यहाँ पर वर्ड क्लेम क्यों यूज किया जाता है, प्रॉफिट क्यों नहीं वर्ड यूज किया जाता है, ये एक अलग स्टोरी है, ये अगर याद रही तो बताऊंगा। तो क्या किया जाता है?
क्लेम किया जाता है, ऑनर कहता है कि मुझे मेरा रिटर्न दो। इक्विटी होता क्या है, अब इसे एक वर्ड से याद कर रहा हूँ कि मैंने एक वर्ड लिख दिया ऑनर्स क्लेम, सिर्फ इतने वर्ड से याद रखिएगा इसे, ऑनर्स क्लेम, कि जो ऑनर की तरफ से इन्वेस्टमेंट की गई होती है उसे इक्विटी कहते हैं। और इक्विटी क्यों रखी जाती है बिजनेस के अंदर, इसलिए रखी जाती है कि एक कारोबार स्टार्ट हो जाए और उसके बाद कारोबार उसे कमा कर दे। अच्छा ना, क्लासिकल इकोनॉमिक्स के एक ऑथर हैं, शायद आप में से 100% उन लोगों ने आप में से पढ़ा होगा, आप सारे सीनियर्स हैं। क्लासिकल इकोनॉमिक्स के एक ऑथर हैं फ्रेडमैन। वो जब सीएसआर का कॉन्सेप्ट आया ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक फील्ड इंट्रोड्यूस, अब तो खैर हो गई है, अब तो बहुत बड़ी वो फील्ड बन चुकी हुई है और अब तो मेच्योरिटी पर पहुंची हुई है। अच्छा, उसने जब सीएसआर आई तो उसने ये कहा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट में उसने एक प्रोवर्ब कह दी, और वो प्रोवर्ब फाइनेंस के अंदर और इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत मशहूर हो गई। उसने कहा बिजनेस इज अ बिजनेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस इज अ बिजनेस ऑफ बिजनेस, के बिजनेस अपने लिए कमाता है, अपने ऊपर लगाता है और आपको भी खिलाता है। ये उसकी एक्सप्लेनेशन थी। उसने कहा सीएसआर कहाँ से आ गई, उसने कहा अगर कोई कंपनी सीएसआर कर रही है तो उसका अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ये होगा कि ये सीएसआर करने से हमारा पैसा कितना बनेगा। उसने कहता है मैंने स्कूल बना दिया तो स्कूल के बनाने से उस इलाके के कितने कस्टमर जो हैं वो इस कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हो गए। कहते देयर इज नो सीएसआर, उसने ये कहा। उसने कहा बिजनेस इज इन बिजनेस ऑफ बिजनेस। तो इसी तरह बच्चे, जब एक रैशनल बंदा किसी बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है तो वो क्यों लगाता है, ताकि वो पर्टिकुलरली एक टाइम के ऊपर क्लेम ले सके। ठीक है, तो इक्विटी का मतलब ऑनर। फिर वर्ड आ गया रेवेन्यू। रेवेन्यू, अच्छा मैं इसको आसान करूं, रेवेन्यू का मतलब है, ये लें, सेल। रेवेन्यू का क्या मतलब है, सेल। रेवेन्यू का मतलब इनकम, इनकम का मतलब कमाई, कमाई का मतलब आमदनी। अब याद रखिएगा प्लीज एक बात पे, कि आपके पास, आपकी एक ग्रोसरी स्टोर है, किराना स्टोर, ठीक है। आपके उस किराना स्टोर के अंदर आपने 1 किलो चीनी बेच दी, 1 किलो चीनी बेची आपने 200 रुपए की शायद। तो मुझे ये बताइएगा कि आपने वो जो 200 रुपीज की सेल की है, वो आपके कितने पैसे आप लिखेंगे कि इतने की हमारी सेल हुई, 200 की लिखेंगे, या आपने खरीदी थी 140 रुपए की, या आप 60 रुपए लिखोगे, क्या लिखोगे, 200 या 60 रुपए। 140 की तो आपने खुद, 200, definitely 200। 200. वेरी गुड बेटा, सेल का मतलब सिंपली प्रिसाइजली यही होता है भाई, जितने की चीज बेची है सिर्फ उतने में उसको रिकॉर्ड कर दो। बाकी जो मैंने ये कहा ना कि आप 120 की 140 की आपने खरीदी है, वो अदर चीज है, वो एक अदर एलिमेंट है, उसको हम अभी डिस्क्राइब करते हैं। तो रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब इनकम, इनकम का मतलब कमाई, कमाई का मतलब आमदनी। हर वो चीज जो आपने बेच दी, जितने की भी बेची है, वो आपका रेवेन्यू है। फिर आ गया बेटा लास्ट एलिमेंट है एक्सपेंस। ये प्लीज जरा गौर से सुनिएगा। एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब है खर्चा। कारोबार के अंदर सिर्फ वही चीज खर्चा कहलाएगी जिसका बेनिफिट आपने कंज्यूम कर लिया हुआ है। अगर कोई चीज आपके लिए एक्सपेंस है लेकिन आपने उसे अभी तक कंज्यूम्ड नहीं किया, आपने अभी तक उसका बेनिफिट नहीं उठाया, तो इसका मतलब यह है कि तब तक वो आपका लिए एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होगा। प्लीज ये बात जरा गौर से समझिएगा दोबारा। एक्सपेंस सिर्फ वही चीज कहलाएगी जिसका बेनिफिट आप कंज्यूम कर चुके हो। चलिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं इसकी। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, 30 दिन आप बिजली इस्तेमाल करते हो, 30 दिन, 30 दिन, 30 दिन के बाद 31st ऑफ डे या फर्स्ट को आपके घर यूटिलिटी बिल आ जाता है। तो वो क्या है, इसका मतलब ये है कि आप वो 30 दिन का बेनिफिट कंज्यूम कर चुके हो। अब वो जो आप पेमेंट कर रहे हो 31वें दिन, वो आपके लिए एक्सपेंस है। अब सुनिएगा जरा, आप एक हॉस्टल में, आप एक रेंटे हाउस पे रह रहे हैं, आप एक हॉस्टल के अंदर कमरा किराए पे लेकर रह रहे हैं, आपने उसे एडवांस किराया दे दिया जुलाई के महीने का, ठीक हो गया, 30 जून को आपने उसे किराया दिया। अब वो आपके लिए एक्सपेंस नहीं है, ऑल्दो रेंट देना एक्सपेंस है, लेकिन वो आपके
एक्सपेंस नहीं है। क्यों एक्सपेंस नहीं है? इसलिए क्योंकि आपने 30 दिन उस घर में अभी रहे नहीं हो जिस महीने का आपने उसे किराया दिया है। हाँ, जिस दिन 31 जुलाई आएगी, 31 जुलाई को वो एक्सपेंस बन जाएगा। क्यों? अब उसका बेनिफिट कंज्यूम हो चुका हुआ है। क्लियर होगी बात? तो जब तक, अच्छा फिर एक सवाल आपके माइंड में ये रह जाएगा कि जब तक, और अकाउंटिंग का एक और रूल भी याद रखिएगा बच्चे, अकाउंटिंग का बेसिक रूल है, जो चीज जिस वक्त जिस हालत में जिसके लिए इनकर या अकर हो चुकी हुई है उसे उसी वक्त उसी तरह से रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। अब मैंने ये कहा आपने 1 महीना पहले जुलाई का किराया आपने आज दे दिया, आप कहोगे ठीक है सर फिर हम अपने कारोबार के अंदर ना इसको जब ये 31 जुलाई आएगा ना उस वक्त हम इसे एक्सपेंस के तौर पे लिख देंगे। नहीं 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 नहीं, आपने उसे पे कर दिया, आपने उसे आज पे किया तो आप उसे लिखोगे। वो कैसे लिखोगे जी राना अब्दुल सबूर? सर एक क्वेश्चन है। अभी जिस तरह सर आपने बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है तो वो एक्सपेंस है वो 31st डे को मतलब स्टार्ट होगा, लेकिन सर वो उसमें सीन ही होता है कि पहले हम जो मतलब राना इलेक्ट्रिसिटी साहब है। प्लीज थोड़ा सा माइक पीछे करके बोलेंगे। जी बताइएगा। सर आवाज आ रही है? जी अब क्लियर आई है। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब जिस तरह भी आपने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो सर हमारा एक्सपेंस स्टार्ट होगा 31st डे को, मतलब 31वें दिन। सर लेकिन जो इसका हेलो, बिजली का जो बिल है सर वो मतलब लास्ट में तो नहीं आता? दोबारा बोलिएगा। यहाँ तक समझ आई थी कि आपने कहा था कि बिजली का बिल 31वें दिन पे किया जाता है तो। सर यहाँ पे जो पाकिस्तान में जो शेड्यूल है सर, बेसिकली पहले हम बिजली कंज्यूम करते हैं, उसके बाद सर बिजली का बिल आता है। तो सर वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि वो एक्सपेंसिव में किस तरह से कराएगा। लास्ट आपने भी एग्जांपल दी है। जी जी राणा साहब, मैं भी यही कह रहा हूँ कि अब एक्सपेंस कहलाएगा ही वो कि पहले आप उसका बेनिफिट कंज्यूम करो, बेनिफिट कंज्यूम होगा तब जाकर वो एक्सपेंस कहलाएगा। जैसा कि हमारे बिजली का जो बिल है, हम वो 30 दिन बिजली इस्तेमाल करते हैं और 31वें दिन जब हम जो पैसे देने जा रहे हैं ना, विद इन अ ड्यू डेट, विद इन अ ड्यू डेट, ये भी याद रखिएगा, वो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। अब जब मैं घर आकर उसे रिकॉर्ड करूंगा तो मैं ऐसे कहूंगा कि बिजली के बिल मैंने इतना पे कर दिया, 10,000 रुपया, ये मेरे लिए क्या है? मेरा खर्चा है, यानी कि एक्सपेंस है। मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। फिर बेटा मैंने दूसरी एग्जांपल ये दी कि अगर देखिएगा कि अगर आप किसी चीज का एडवांस में पे कर रहे हैं वो है तो एक्सपेंस, जैसे घर का किराया देना, ठीक है, हॉस्टल का किराया देना, तो ये क्या है? ये आपके लिए एक्सपेंस है। लेकिन ये आपने एडवांस दे दिया क्योंकि आपने इसका अभी तक बेनिफिट कंज्यूम नहीं किया, तो आप इसे अकाउंटिंग के अंदर आप इसे एज ए एक्सपेंस ट्रीट नहीं करेंगे, उसे एज एन एसेट ट्रीट करेंगे। खैर ये लंबी बात है, थोड़ी सी एसेट ट्रीट कैसे करेंगे। तो सिंपल एक बात याद रखिएगा, जिसका बेनिफिट कंज्यूम्ड हो गया वो एक्सपेंस है। क्लियर होगी ये बात? आते हैं अब यहाँ पर एग्जाम्पल, फिर हम आपके क्वेश्चंस लेते हैं। अच्छा जी, एक्सक्यूज मी सर, ये इक्विटी जो है ना, ये सर इसका थोड़ा सा बताइएगा सर दोबारा। ये क्लेम, ओनर्स क्लेम जो है। अच्छा इक्विटी, भाई इक्विटी का मतलब पहले तो सिर्फ एक इक्विटी का मतलब समझ ले। इक्विटी का मतलब ये होता सर ये है कि वारंटी टाइप वारंटी होती है जिस तरह नहीं 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 किसी नहीं भी नहीं कारोबार में। नहीं अच्छा। नहीं नहीं, आपके आपके कारोबार, आपने किसी कारोबार में जो पैसे लगाए हुए हैं और जितने पैसे आपने लगवाए हुए हैं वो आपकी इक्विटी है। राइट सर, ओरिजिनल अमाउंट जो कैपिटल अमाउंट आपने इन्वेस्ट जी की जी हुई जी, है। जो आपकी कैपिटल अमाउंट आपने इन्वेस्ट की होती है वो इक्विटी होती है आपकी। अब मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया हेडिंग बनाकर ऑनर क्लेम। अब आपने बच्चे वो पैसे लगाए क्यों थे? हेलो उमर फारूक। सर पैसे कमाने के लिए लगाए थे। सर ठीक है। वेरी गुड, हाँ आपने जो होता पैसे कमाने के लिए लगाए थे ना, वो जो कमाना है ना, उस कमाने को मैं कह रहा हूँ क्लेम करना। क्यों? आपकी ऑनरशिप है ना, ऑनरशिप को क्लेम किया जाता है। है। राइट सर। ठीक है, ऑनरशिप है ना, अगर आपकी किसी जगह पर ऑनरशिप है तो आप उस जगह पर जाकर चीज को क्लेम करते हैं। यार जैसे आपने चीजें कभी क्लेम नहीं करते हैं, आपको कोई चीज गारंटी देती है तो गारंटी के बाद आप उसे कहते हो कि
आप एक फ्रिज खरीदने जाते हो तो फ्रिज खरीद के आप लेकर आते हो, तो इसका मतलब ये है कि वो उस दुकानदार ने आपको उस फ्रिज की ओनरशिप दे दी। अगर उसके अंदर कोई डिफॉल्ट चीज होती है तो अब उन्होंने आपको एक टाइम लिमिट दिया होता है, लेकिन कारोबार के अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं होता। आपने जितने पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं वो आपके पैसे कंटिन्यूअसली उतने ही रहते हैं, या आप उसमें बढ़ा रहे हैं तो बढ़ा रहे हैं। ऑल्दो आपने अगर एक बिजनेस के अंदर लाख रुपया लगाया और वो लाख रुपया आपका आपकी उस कंपनी के अंदर 10% बन रहा है, तो आप 10% उसके अंदर से जो प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट का 10% जो है वो आप उसमें से क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, उससे वापस मांग सकते हैं। मैं और आप पार्टनर हैं, 90% मेरा है, 10% आपका है, हमें प्रॉफिट हुआ 100 रुपया। अब 90 रुपया मेरे, 10 रुपया क्या है आपके, आप क्या करेंगे, जो प्रॉफिट होगा तो क्लेम करेंगे ना मुझसे। तो वही आप अपने कैपिटल के ऊपर जो चीज क्लेम कर रहे होते हैं हम उसे किसका नाम देते हैं, इक्विटी का। जी राना अब्दुल सबूर। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने बताया कि प्रॉफिट जो है जैसे हमें मतलब इक्विटी में से मिलेगा, अगर खुदा ना खास्ता कोई नुकसान होता है तो वो जो नुकसान है वो भी ऑनर्स इक्विटी में से ही हम पे करेंगे। यस, यस, 110%। ऑनरशिप का मतलब ही ये है, ऑनरशिप का मतलब ही ये है कि जितना प्रॉफिट, अब 100 रुपए का सपोज करते हैं नुकसान हो गया, 90 मैं भरूंगा, 10 आप भरेंगे। ठीक है। अच्छा, चलें पहले ये क्लियर कर लूं, फिर मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ। मुझे लगता है कि आपको ना वो कंपनी चलती कैसे है, कारोबार कंपनी अपने आप को रन कैसे करती है, वो शायद आपको नहीं पता। वो मैं आपको बाद में डिस्क्राइब करता हूँ, फिलहाल हम सिर्फ इन 4 चीजों पे 5 पे रहते हैं। ये अब ये ट्रांजैक्शन समझिएगा कि ये मेरा कारोबार था जैन रेंट ए कार का, ये आपको नजर आ गया होगा, रेड कर दिया मैंने जैन रेंट ए कार को। ये मैंने ट्रांजैक्शन लिख दी कि मिस्टर जैन परचेज अ कार। अब ये मिस्टर जैन ने अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं खरीदी, मिस्टर जैन जैन रेंट ए कार इसका सोल प्रोप्राइटर ऑनर है। ऑनर ने बिजनेस के बिहाफ के ऊपर बिजनेस के लिए कार खरीदी 1000 रुपए की कैश के ऊपर। तो जैन रेंट ए कार के ऊपर क्या फर्क पड़ा कि उसके पास कार आ गई। अब हमने ये देखना है कि ये कौन सा एलिमेंट है, जरा गौर से देखिएगा जरा। ये एसेट है, लाइबिलिटी है कारोबार के लिए, इक्विटी है, रेवेन्यू है, या एक्सपेंस है। अच्छा, ये जो 1000 रुपया है ये ऑनर ने खुद नहीं लगाया, कारोबार के पैसों से ही लिया है, याद रखिएगा। अब ये ना समझिएगा कि ये जो 1000 रुपया जाकर जैन ने टोयोटा शोरूम के ऊपर दिया है वो उसने अपनी जेब से निकाल कर दिया, नहीं 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 नहीं, नहीं। उसने किससे लिया पैसा, कारोबार से मांगा, जैन रेंट ए कार से लिया उसने पैसा 1000 रुपया। तो अब हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, अगर उसने ये पैसा जैन से लिया होता तो वो कैटेगोरिकली और क्लियरली लिखता कि ये पैसा मैंने जैन से लिया है, फिर उसके लिए एक और ट्रांजैक्शन बनती। चलें अब देखिएगा, मिस्टर जैन परचेज का कार ₹1000 कैश, कार खरीदी। तो अब ये मुझे आइडेंटिफाई कर दें कि प्लीज सबसे पहला हमने ड्यूल इफेक्ट फाइंड आउट करना था ना, ये देखिए ट्रांजैक्शन एनालिसिस करते हुए ड्यूल इफेक्ट। ड्यूल इफेक्ट ये आपने फाइंड आउट कर दिया, 2 नाम लिख दिए, कैश और कार। अब एलिमेंट फाइंड आउट करना है ये। अब ये बताएं कि ये कार कम रेंट